Welcome students. Hopefully you are enjoying your online classes. The another way of teaching, although offline is one of the best way to teach when student and teacher are in direct contact, but due to this pandemic we are unable to do such things. So this is one of the greatest use of technology that you are enjoying the same situation from your houses. ओके स्टूडेंट्स, कई सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा अब तक, होपफुली सब ने आपने सबको एंजॉय किया होगा. नाउ विल स्टार्ट द वेरियस टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल ऑर्गेनिक के आपने कई सारे टॉपिक देख लिए और फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. ये छोटा सा टॉपिक है और इसके कुछ न कुछ क्वेश्चंस मेंस में आ ही जाते हैं, तो इसको हम लोग लगभग एक लेक्चर में समराइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट द टॉपिक periodic properties. Periodic properties, or we can write देखिएगा, or we can write something regarding periodic table. Periodic properties और periodic table. तो देखें इसमें एक periodic table को पीरियोडिक टेबल को अपन दो पार्ट में स्टडी करते हैं. पीरियोडिक टेबल को अपन दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, वेरियस साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की. तो फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड टॉपिक जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इट इज रिगार्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो दो पार्ट में है. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो दोनों ही पार्ट को हम लोग पढ़ लेंगे. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इट इज फर्स्ट विल स्टडी रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे. सेकंड हम लोग इसमें बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड हम लोग बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और चौथी प्रॉपर्टी की अपन इसमें जो बात करेंगे that is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये बेसिक जो है अपनी 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं के एप्लीकेशंस, जैसे हमें आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस, और यही अपना मेन पार्ट है दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी. एक बात और इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. वी कैन ऑल्सो राइट लाइक लेट्स से इसे सेकेंड कर देते हैं, थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. वन और एक इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो एक प्रॉपर्टी इसमें और आ जाएगी अपने पास. आई एम राइटिंग हियर दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे. तो पहला इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो देखिए इसमें पहले आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं कैसे कैसे क्या क्लासिफिकेशंस हैं. तो पहले इसमें देखें क्लासिफिकेशंस में एक एक लाइन जस्ट बोलना है इसमें आपको और फिर अपन मेन उसमें आते हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय
लेवोशियर क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन लेवोशियर ने दिया था। लेवोशियर ने मोस्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया और इसमें इन्होंने काम क्या किया, लेवोशियर ने एक एक लाइन में जस्ट हम आपको बताते हैं। इन्होंने एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया मेटल एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल इनके लिए बेसिकली वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी ऐसा कोई टुकड़ा लिया मेटल का और इसको बैटरी से कंडक्ट किया और कोई बल्ब जैसा सोर्स लगा दिया, तो अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो ये मेटल हो गया, अगर ये बल्ब नहीं ग्लो किया तो नॉन मेटल। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये सारी की सारे कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो गए बाय डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड डिस्कवर हुए तो ये सब डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि मेटलॉइड्स के पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, दे आर कंडक्टर एज वेल एज व्हाट, इंसुलेटर। किसी टेम्परेचर पे कंडक्टर हैं, किसी टेम्परेचर पे इंसुलेटर हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, बट दिस वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ व्हाट, नॉन मेटल। नॉन मेटल में कैसे, जैसे लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस तरह के नॉन मेटल्स जब डिस्कवर हो गए तो दिस कॉन्सेप्ट वाज डिस्कार्डेड। सेकेंड कॉन्सेप्ट आए हैं, दिस इज डोबिनियर। ट्रायड। डोबिनियर ट्रायड क्या कहता है कि इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना कर दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब तिकड़ी, तीन तीन एलिमेंट्स में क्लासिफाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं जो ट्रायड में आते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रिगार्डिंग लेवोशियर, दैट इज मेटल नॉन मेटल। सेकंड इज तो इन्होंने क्या किया, डॉर्बिनियर ने, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, कि पहले तो इन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ट्रायड। ऐसे ऐसे इन्होंने एक ट्रायड बनाए। ट्रायड में तीन एलिमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी, और एलिमेंट इस तरह की एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट सी बाई 2। यानी मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन है और एवरेज है, ये कंडीशन आई। तो इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में पाया कि और इनके हिसाब से सिर्फ यही ट्रायड्स बने। वो देख लीजिए, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्रायड बना। दूसरा ट्रायड बना है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का बना है। तीसरा ट्रायड बना है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का। चौथा ट्रायड बना है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम का। और जो आखिरी ट्रायड बना है दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम है और एक इक्वेशन और फॉलो कर रही है, दैट एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी बाई 2। तो ये आ गया, लेकिन बाद में एलिमेंट्स ऐसे आ गए जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते रहे, सो दिस वाज अगेन डिस्कार्डेड। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया। नौ जल्दी से आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन इज लाइक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल पर बेस्ड है। जैसे म्यूजिकल स्केल में 7 नोट्स होते हैं, वैसे इन्होंने कहा 8th नोट रिपीट होता है, वैसे यहाँ भी एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, नोट्स के टर्म्स में डिफाइन किया। और एक इन्होंने इस तरह से क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड देन फ्लोरीन हियर. Then again we have sodium, magnesium, like aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and then we have chlorine.
इस तरह क्लासीफाइड है। नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट देखो क्या हो गया, फिर से रिपीट, यानी इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में पाया गया कि सभी एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में नहीं लाए जा सकते हैं। और फाइनली डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी से ये क्लासिफिकेशन और डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज इसमें इनर्ट गैस की पोजीशन ही नहीं एडजस्ट हो रही। सो कभी कभी हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस गिव्स डेथ ब्लो टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं, हल्की सी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा बस। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज लूथर-मेयर्स कर्व। लूथर-मेयर ने भी क्लासिफाई करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। द ग्राफ इज बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात टॉप पे ये है कि इसके टॉप पे जो मेटल्स आते हैं, दे आर फर्स्ट टॉप पोजीशन पे आते हैं अल्कली मेटल्स। बॉटम पे यहां पे जैसे आते हैं, बॉटम पोजीशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। थर्ड इसकी डिसेंडिंग डाउन पोजीशन, मतलब यहां पे आप नीचे की ओर अगर मूव करें, समथिंग लाइक दिस, लाइक ये वी कॉल इट डिसेंडिंग डाउन, मतलब टॉप से नीचे आ रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग डाउन पे आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और असेंडिंग अप, असेंडिंग अप में मतलब ये सिचुएशन लाइक दिस, वी कैन राइट हियर। फोर्थ असेंडिंग अप में आते हैं हेलोजन्स एंड इनर्ट गैसेस। तो कुछ इस तरह का एक कर्व बन गया है, समथिंग लाइक वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ऐसे ऐसे पीक्स आते गए इसमें, वी कॉल्ड एज लूथर-मेयर। तो इसमें उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर पोजीशंस हैज नियरली सेम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जैसे इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं। टॉप है तो सिमिलर है, बॉटम है तो सिमिलर है। लेकिन बाद में ये भी डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एटॉमिक वॉल्यूम एक ऐसा पैरामीटर है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शन, इनसे कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी ये यूजलेस पैरामीटर हो गया, यूजलेस पैरामीटर। यानी एटॉमिक वॉल्यूम जान के आपको कोई उस एलिमेंट्स की खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और आपने भी पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आपने कहीं देखा होगा कोई प्रॉपर्टी आप बहुत ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम यूज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, या वो एटॉमिक वॉल्यूम जैसा कोई टर्म किसी इक्वेशन में भी आ रहा हो। ओके, तो दिस इज लूथर-मेयर्स कर्व। फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज मेंडलीव्स। Mendeleev's classification. Mendeleev classification is based on Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law. What is Mendeleev's periodic law? That's properties of elements are periodic function of their atomic weight. यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो किसी इंटरवल बाद क्या करता है, रिपीट करता है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। ओके, तो इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और इनके दो फॉर्मेट्स में हैं। फर्स्ट इज ओल्ड क्लासिफिकेशन
and modern classification. ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लास. ओल्ड क्लासिफिकेशन जब वो कर रहे थे तब ओनली 63 एलिमेंट्स थे, और जब वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो 103 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, लगभग सभी एलिमेंट्स. और इन्होंने क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से. इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं. तो इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स में बोला. उनको ग्रुप्स का मतलब वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल रोज को जो बोला इन्होंने सीरीज, और अराउंड 12 सीरीज. इस तरह से पीरियड नहीं बोला उन्होंने एक वर्ड यूज किया सीरीज. और इसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसी आ गई, और जब उन्हीं डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने लगे तो मॉडर्न आ गया. देन ही क्लासिफाइज व्हाट. तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो हम लोग मेंडलीफ के में पढ़ते हैं. तो पहली जो प्रॉब्लम इनको फेस की इन्होंने, दैट वाज फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक प्रॉब्लम बन गया. एटॉमिक वेट है तो क्या हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इनके लिए प्रॉब्लम हो गया. आइसोटोप्स की पोजीशन कहां रखें, क्योंकि आइसोटोप, क्योंकि इनका बेसिस क्या है, एटॉमिक वेट. तो आइसोटोप्स की पोजीशन इनको रखना मुश्किल हो गया. दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई इनको, तो हाइड्रोजन की पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ व्हाट, आइसोटोप्स. तो ये इनके बेसिक हैं. फिर इनको एक और दिक्कत आई, कुछ ऐसे पेयर्स बन गए जिनमें एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का ऑर्डर रिवर्स हो गया. वी कॉल दैट पेयर एज एनॉमलस पेयर. वी कॉल दैट पेयर एज व्हाट. तो एनॉमलस पेयर में है तो आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, प्रोटोएक्टिनियम, थोरियम, इस तरह से ये एनॉमलस पेयर आ गए. टेल्यूरियम, आयोडीन, 4 एनॉमलस पेयर ऐसे आ गए जहां एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का ऑर्डर रिवर्स है. इनका ऑर्डर क्या है, रिवर्स है. यानी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक वेट कम हो गया इनका. अब जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, आर्गन 18, पोटेशियम 19. तो हमें मालूम है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेकिन एनॉमलस पेयर क्यों बोला, क्योंकि एटॉमिक वेट पोटेशियम का ज्यादा हो गया. तो एटॉमिक नंबर में देखा जाए तो पोटेशियम 19, ये 18, होना किसका ज्यादा है, 19 है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है. लेकिन आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा हो गया, ऑल्दो इट हैज लेसर एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर में ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया. ऐसे पेयर्स को बोलते हैं एनॉमलस पेयर्स. तो ये बेसिक डीमेरिट्स हैं, लेकिन कुछ मेरिट्स इनकी आई. दीज आर डीमेरिट्स. कुछ मेरिट्स इनकी आई हैं कि पहली मेरिट्स है, इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया है. वो एलिमेंट्स अपने लिए हैं यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट्स इन्होंने करेक्ट किए. आप इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं. इनके एटॉमिक वेट्स को इन्होंने क्या कर दिया, करेक्ट किया. फिर इन्होंने एक वर्ड यूज किया अपने ओल्ड में ही, ईका. ईका इन्होंने अपने ओल्ड क्लासिफिकेशन में कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी और बोला था कि वो जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज पहले बोल दी, और बाद में उन्होंने जब वो डिस्कवर हो गए उनके जीते जी तो मालूम पड़ा कि उनकी वही प्रॉपर्टीज हैं जो मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल.
क्योंकि जब वो क्लासीफाई कर रहे तो 63 एलिमेंट्स ही थे। तो अब ये सिचुएशन आ गई, तो ई का उन्होंने कई जगह यूज किया। ई का मीन्स नेक्स्ट, तो वन ही यूजेस लाइक ई का सिलिकॉन। सिलिकॉन के नेक्स्ट बात तो मालूम पड़ा जब एलिमेंट जर्म हुआ तो इट इज जर्मीनियम। नेक्स्ट इन्होंने यूज किया लाइक ई का बोरॉन, इट वॉज स्कैंडियम। इट वॉज व्हाट बोलो, स्कैंडियम। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स आए जहां पे इन्होंने ये ई का वर्ड यूज किया है। अगेन वर्ड ही यूजेस लाइक ई का एल्यूमिनियम। ई का एल्यूमिनियम इज गैलियम। और एक और वर्ड इन्होंने यूज किया ई का ही, आई एम राइटिंग हियर लाइक ई का अगेन देखिएगा, लाइक वन इज ई का सिलिकॉन जिस जर्मेनियम, ई का बोरॉन इज स्कैंडियम। अगेन 3 एलिमेंट्स आर देयर, नॉट 4। सो तो ई का बोरॉन इज स्कैंडियम, ई का एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड ई का सिलिकॉन इज जर्मेनियम। तो ई का वर्ड उन्होंने यूज किया, बाद में प्रॉपर्टीज क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो ये सारे एलिमेंट्स इन्होंने क्लासिफाई कर दिए। ये किस पर बेस्ड है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ओके, नेक्स्ट देखें। नो दीज आर, एक वर्ड उन्होंने और यूज कर लिया लाइक ई का मैंगनीज इज टेक्नीशियम। ई का मैंगनीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, टेक्नीशियम। सो 4 आर देयर बेसिकली। सो देखें से आगे तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम पाई गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज 5th क्लासिफिकेशन। 5th classification is given by Bohr. We call as Bohr's classification. Fifth classification is given by Bohr. Bohr's classification is based on Moseley's law. Moseley's law. What is Moseley's laws? That properties of elements are periodic function of their atomic number. तो मोस्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एनालिसिस ऑफ एक्सरेज, और वहां से इन्होंने प्रूव किया कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एमिट्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो वहां से इनको आइडिया लगा कि अगर एक्सरे स्पेक्ट्रम सिमिलर है तो इनकी और भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और वहां से ये लॉ ओरिजिनेट हुआ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसी को यूज किया बोर ने, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। तो ये अपना लॉन्ग फॉर्म है, इसी की थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं कि ये फाइनली इस तरह से डेवलप हुआ, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। इस तरह से कुछ ये डेवलप हुआ इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग देख लो, और इसमें जैसा कि हमने बताया कि इट हैज व्हाट, पीरियड्स हैं, और ये क्या है, ग्रुप हैं। टोटल ग्रुप जो हैं इसमें 18 ग्रुप्स हैं।
एंड 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बस देख लो कि ये हाइड्रोजन है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ एंटर करता है, एस सबशेल में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एस सबशेल में आता है। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज व्हाट, पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, एंड दिस ब्लॉक इज रेफर्ड एज एफ ब्लॉक। और इन्होंने ही ये सब नाम दिए कि डी ब्लॉक को इन्होंने एक नाम दिया, लाइक डी ब्लॉक को नाम दिया इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल्दो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट डी ब्लॉक में कुछ छोड़ करके एक नाम दिया क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को उन्होंने नाम दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया। एस एंड पी ब्लॉक को कंबाइन किया तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल दिया इसको। या इनको एक और नाम दे दिया नॉर्मल एलिमेंट्स, या एक और नाम दिया मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये क्लासिफिकेशन आ गए, यानी कुल मिला के ऐसे देखें इसको, एस और पी दोनों मिला लिए जाएं, दे आर व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको बोल दिया इनर्ट गैसेस। तो ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने कुछ यूज की है। और देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को इन्होंने बोलिया टिपिकल एलिमेंट। पहला पीरियड कौन सा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड किससे स्टार्ट होगा, लिथियम, बेरिलियम, आगे बोरॉन, कार्बन, इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से टिपिकल एलिमेंट्स। अदर देन इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टिपिकल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को बोल दिया ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट्स, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक किसके बिहाफ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग जानते ही हैं। फिर और इन्होंने ट्रांजिशन के और नाम दे दिए, लाइक एस एंड पी आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। तो इस तरह का कुछ एक क्लासिफिकेशन जनरेट हो गया। फिर देखो इन्होंने क्या किया, हमें मालूम है ये पीरियोडिक टेबल बोर से, सॉरी मेंडलीव से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, तो जो कुछ कन्वेंशन मेंडलीव ने यूज़ की वो यहाँ पर भी फ्लोट कर जाती हैं। तो खैर वो तो है ही है, जैसे इसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, फर्स्ट डे। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डे। इसी में एक और वर्ड बोल सकते हैं कि लिथियम से लेके, वी कैन ऑल्सो राइट व्हाट, अल्कली मेटल, एक टर्म यूज कर लिया, अल्कली मेटल लाइक लिथियम। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज व्हाट, अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, इसके बाद क्या आएगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरह से अल्कली मेटल। फॉर एक और वर्ड यूज किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी सब इन्हीं के वर्ड दिए हुए हैं बोर्ड्स क्लासिफिकेशंस के। नाउ इंपॉर्टेंट जो हम बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसको एक बार और बना लेते हैं, देखो इसे। और सबसे लास्ट में जो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन, किसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
IUPAC क्लासिफिकेशन, लास्ट में क्लासिफिकेशन IUPAC जिसने नए नॉर्म्स दिए, तो एक बार ऐसे ही देख लें, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, बस यूं ही देख लें एक बार। लाइक दिस, कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल है। तो बोर ने इसका क्या नाम दिया था? फर्स्ट डे। इसको क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल को सेकेंड डे। बोरॉन फैमिली को नाम दिया थर्ड डे, सबके साथ है। फिर कार्बन फैमिली फोर्थ है, नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ है, फिर ऑक्सीजन फैमिली सिक्स्थ है, हेलोजन फैमिली सेवेंथ है, और इसको एट्थ ग्रुप बोल दिया। इसमें दिस इज एट्थ इनर्ट गैसेस। फिर इन्होंने यहां पे आ गए, ये कॉपर है, ये जिंक है, इसके लिए नहीं यूज किया 1B, सेकेंड बी। फिर यहां पे आ जाते हैं अदर एलिमेंट्स, देखें लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, इस तरह से। तो देखिएगा, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, इसको दे दिया क्या नाम? थर्ड बी। दिस इज फोर्थ बी, अंडरस्टूड है, बी इज अंडरस्टूड। फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी, और इस पूरे को उन्होंने नाम दे दिया एट्थ बी। तो इस तरह से ए और बी की कन्वेंशन यूज की। यहां पे आपके लेंथिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैं, ये लेंथिनाइट्स एंड व्हाट? एक्टिनाइट्स। अब लेंथिनाइट्स में टोटल 14 एलिमेंट्स, लेकिन 14 एलिमेंट्स यहां एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए उनको नीचे लिख दिया गया। लेकिन हैं एलिमेंट्स सब यही। ये कौन सा ग्रुप हो गया? और इस तरह से हम लोग डिवाइड करते आते हैं। तो ये सिक्स्थ पीरियड है और ये सेवेंथ पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, और टोटल इस तरह से बोर ने क्लासिफाई किया था ए बी यूज करके। और ये क्लासिफिकेशन मेंडलीव से इन्फ्लुएंस थी। दिस क्लासिफिकेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेंडलीव। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल सब 8B के हैं। तो कभी कभी पीरियोडिक एलिमेंट्स की पोजीशन पूछ लेते हैं ए और बी के टर्म्स में, तब आप ये ध्यान रखेंगे। तो देखें इसे, तो सारे के सारे लेंथिनाइड हैं तो इसी के हैं। यानी अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा ग्रुप इससे बाहर आ रहा हो, जैसे ऐसे हैं। लेकिन अब ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए इनको इधर ऐसे लिख दिया जाता है। इसलिए लेंथिनाइड्स, एक्टिनाइड्स जितने हैं, इन सबका ग्रुप थर्ड ही है। अगर कोई पूछे लेंथिनाइड्स हैं, तो लेंथिनाइड का ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑलवेज बोलो, थर्ड बी, सिक्स्थ पीरियड। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स का भी थर्ड बी, 7 पीरियड। तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी यहां तो ऐसे लिख के डाल देते हैं, जैसे आपने डब्बा बनाया है ये लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स का, लेंथनम से लेके ल्यूटीशियम तक लिख देंगे, यहां पे एक्टिनियम से लेके लॉरेंसियम तक लिख देंगे। तो डॉट डॉट डॉट, यानी सारे एलिमेंट्स इसी में हैं। यू कैन 3D प्रोजेक्शन, और आप ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन के अंदर। लेकिन IUPAC ने क्या किया है वो देख लें आप, बस जो इंपॉर्टेंट अपने लिए। IUPAC ने सारी कहानी हटा दी है, 1 to 7 है, और इसको नाम क्या दे दिया? फर्स्ट, सेकेंड, अब इसको थर्ड दे दिया सीधा, थर्ड, फोर्थ, ऐसे होते होते नाउ दिस इज कॉल्ड एज 13th ग्रुप। अब ये 13 हो गया है, और होते होते ये आ गया 18, ऐसे। नाउ IUPAC कन्वेंशन में हमारे पास A और B जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। व्हाट वी हैव ओनली 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। वी डोंट यूज कन्वेंशन A एंड B। तो ये हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये सब आप लोग को बेटा पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार बोलना था। देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखें, नाउ वी हैव पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं Z इफेक्टिव, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखो बच्चों क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के इस शेल के नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी हो सकता है, वो वैलेंस शेल में भी हो सकता है, वो किसी शेल में भी हो सकता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे अपन देखें, तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हम फोर्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? Z। तो Z प्रोटॉन इसको अट्रैक्शन दे रहे हैं। Z प्रोटॉन एक्टिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्शन देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को लग रहा है कि मुझे Z प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया अट्रैक्शन, और अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं? रिपल्शन दे रहे हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करते, बस ये ध्यान रखना, ये एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे। कभी कभी जी की वैल्यू निकालते हैं जब अर्थ में, तो आपको बताया जाता है कि इनर कोर ही मैटर करती है, या फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ ये अट्रैक्शन और अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस शेल के बाहर के इलेक्ट्रॉन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनका इफेक्ट कुछ ऐसा होता है, कैंसिल हो जाता है। वो डिटेल बात है, आप कभी मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्ट कितने प्रोटॉन कर रहे हैं? Z। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसको फील क्या हो रहा है? F नेट जो फोर्स फील हो रहा है, व्हाट इज दिस? F अट्रैक्शन जो अंदर की ओर है माइनस F बोलो रिपल्शन। इस तरह से, यानी ये है अपने पास क्या? नेट फोर्स, दिस इज F नेट। तो नेट फोर्स अंदर है, इस नेट फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r जो रेडियस होगा, और इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में चक्कर करता रहे। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आई, लेकिन हमें मालूम है F अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किस पर डिपेंड करेगा? लाइक K, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? E, व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस? Z प्रोटॉन है तो Ze अपॉन r²। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है, और ये इस तरह से कुछ क्या बनेगा? F नेट। इसी को इन्होंने मॉडिफाई कर लिया है, बस हमें EV सब हटा दिए, F नेट को रिप्लेस कर दिया है Z नेट। यानी इसको कितना Z फील हो रहा है, यानी एक्चुअल अट्रैक्शन के लिए, नेट फोर्स के लिए कितने प्रोटॉन फील है, वी कॉल इट Z नेट। Z माइनस रिपल्शन के लिए कांस्टेंट यूज कर लिया सिग्मा, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इसी Z नेट को या इसी फोर्स को चाहो तो आप भी बोल सकते हैं क्या? F इफेक्टिव फोर्स। इसी Z नेट को बोलते हैं Z इफेक्टिव, यानी दिस इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन ऑफ नॉट Z प्रोटॉन, लेस देन Z, बिकॉज सम रिपल्शन इज ऑल्सो देयर। तो उसको मैनेज करने इसी इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है। ये अपनी केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है, बाकी फिजिक्स का पार्ट है जिससे भी अपना मतलब नहीं है। Z नेट बोले या Z इफेक्टिव, दैट इज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज Z हियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये है। फिर एक साइंटिस्ट है, वी कॉल इट स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल एक रूल है विच हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव और Z नेट। तो वो रूल आप ध्यान रखिएगा, स्लेटर रूल जो है यूज करते हैं हम लोग फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कैसे निकलेगा? Z माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा मिल जाएगा तो हमें Z, सिग्मा इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं? ये रूल क्या कहता है? स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल कहां यूज करेंगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ, स्लेटर्स रूल इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? Z इफेक्टिव। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है? कि आप राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इस तरह से, यानी ये है, फिर एक साइंटिस्ट है, वी कॉल इट स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल एक रूल है विच हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव और Z नेट। तो वो रूल आप ध्यान रखिएगा, स्लेटर्स रूल।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ग्रुप्स में अरेंज कर दें। इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे 1s, फिर 2s 2p को एक साथ ऑफ बाउंस प्रिंसिपल से लिख लें, उसका अरेंज इस तरह से करें 3s 3p, इस तरीके से, इस तरह से। अब देखो इसमें 3s 3p के बाद क्या लिखेंगे अपन, 3d एंड व्हाट 3d आ जाएगा अलग से, फिर 4s 4p, s और p को एक साथ, फिर 4d 4f, इस तरीके से अपने को ग्रुप कर देना है। इस तरीके से करना, स्पेशल ऑर्डर है। तो इसमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट हम आपको बताते हैं कि अब आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इस ग्रुप के जो राइट साइड आएंगे, मान लो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में है, इसके अंदर वो s में भी हो सकता है और p में भी हो सकता है। तो इस ग्रुप के बारे में बात हो रही। आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कहां लोकेट करें, ग्रुप में। तो उस ग्रुप के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने लिए मीनिंगलेस होंगे, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहां पे न्यूक्लियस की पोजीशन आपको मालूम है, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं रिपेल करेंगे। तो पहला काम है लोकेट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोकेट द पोजीशन ऑफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस ग्रुप्स। इस तरीके से लिख के, अगर मान लो का टेस्ट इलेक्ट्रॉन 3D में है तो बस यहां तक के, यहां लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उधर के सब बेकार हो जाएंगे आपके, सब अंदर के इधर आएंगे, लेफ्ट साइड के, हमारी रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले आप लोकेट करिएगा। और इनर ये जो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट बोलो, कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिग्मा वैल्यू। सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं भी, मान लो आपने यहां लोकेट कर लिया तो यहां से लाइन ड्रॉ करिएगा, तो लोकेट करिएगा, ड्रा कर लीजिएगा। तो थर्ड इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लोकेट करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, लोकेट द पोजीशन ऑफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर देखिएगा फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन NS NP में पड़ गया, यानी इसमें पड़ गया, इसमें पड़ गया, इधर पड़ गया, NS NP ग्रुप में अगर ये पड़ गया तो जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे लिए N ग्रुप हो गया, जहां पे है वो N, उससे कम क्या हो गया, N-1। तो इसमें हम लोग ऐसे यूज करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 यूज करते हैं हम लोग, दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसमें है आपके, N में, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन है, N या N शेल में है। फिर यूज करेंगे 0.85 फॉर N-1 शेल और बाकी के लिए 1, ये लॉ यूज करेंगे हम लोग। दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 0.85 1, और इलेक्ट्रॉन जितने होंगे इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सम कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी Z, सिग्मा की वैल्यू व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS NP। और इलेक्ट्रॉन अगर हो गया अपना ND या NF में हो गया तो बात ध्यान रखिएगा, व्हाट वी हैव ओनली, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन आपका ND या NF में आ जाता है, लाइक इधर आई एम राइटिंग हियर, ND और NF में आता है तो 0.35 फॉर ND और NF इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 फॉर रेस्ट, बाकी सबके लिए रेस्ट की वैल्यू क्या है, 1 है। और इनको ऐड कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 रूल हो गए, जब इलेक्ट्रॉन आपका ND NF में हो, इलेक्ट्रॉन NS NP में हो। चलो एक कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन एटॉमिक नंबर 26। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन द Z इफेक्टिव फॉर 4s 3d 3p 2p and 1s इलेक्ट्रॉन, Z इफेक्टिव फॉर दिस। तो देखिए पहला काम अपने क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। पहला काम क्या, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें आयरन का।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है इसका पहले लिख लें, दैट इज व्हाट बोलो, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2 3d6, ये आ गया। अठारह 20 26, दिस इज द कन्फिगुरेशन ऑफ आयरन। बट हमें इस फॉर्मेट का कन्फिगुरेशन नहीं चाहिए, हमें तो पहले अपनी ही स्टाइल में अरेंज कर लेना है। तो वो तरीका क्या होगा अपना, जो अरेंज करने का तरीका है, लाइक 1s ऊपर लिख देते हैं, लाइक 1s2, फिर क्या हो गया 2s, ये एक ग्रुप हो गया, फिर 3s2 3p6 दूसरा, फिर 4s2, ना 4p हमारा नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखना, क्वांटम नंबर से अरेंज करना है, तो इसके बाद अगला ग्रुप क्या बनेगा, 3s 3p के बाद बोलो 3d6 और फिर 4s2, ये है सिचुएशन, p नहीं आया अपना। तो ये अरेंजमेंट करना है इसे, और यहां पे न्यूक्लियस की पोजीशन है ही है। न्यूक्लियस के बाद ये न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 26 प्रोटॉन्स हैं, तो 26 इलेक्ट्रॉन भी है। अब इनको अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें निकालना है पहले केस में 4s, तो z इफेक्टिव ऐसे लिखेंगे, z इफेक्टिव 4s इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा 4s, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा, लेकिन हमें मालूम है एटॉमिक नंबर आयरन कितना है 26 माइनस, वी हैव टू राइट सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। तो पहले 4s की पोजीशन लोकेट करें, तो 4s की पोजीशन लोकेट किया, मालूम पड़ा यहाँ है, उधर तो वैसे भी कुछ नहीं है। s में इलेक्ट्रॉन है तो हमारे लिए रूल लागू कौन सा होगा, ns और np वाला। ns और np का रूल जो हमने भी लिखा था, क्या क्या वैल्यूज थी सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 फॉर n, 0.85 फॉर n माइनस 1 एंड 1 फॉर रेस्ट। तो देखो इसमें तो कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट हो गया जिस पर आप निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया टेस्ट, तो यहां निकाल रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा 1, n शेल है तो क्या यूज करेंगे 0.35, पॉइंट बोलो 35, नो दिस इज योर n माइनस 1। अब इसका क्वांटम नंबर 4 है तो 4 से एक लेस क्या होगा दिस, तो इन सब के लिए क्या यूज करना है n माइनस 1 के लिए, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारे पास, 6 6 12 2 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इंटू कितना हो गया, n माइनस 1 के लिए कितनी वैल्यू बताई थी अभी 0.85 प्लस, फिर कितना आ जाएगा अपने पास। अब बाकी ये n माइनस 1, बाकी सब के लिए वैल्यू कितनी है 0.85 बाद 1, सब इलेक्ट्रॉन गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n माइनस 2 n माइनस 3 सब के लिए 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इंटू 1, दिस इज हाउ वील कैलकुलेट 0.35 0.85 एंड 1। अब हमें मान लो निकालना है z इफेक्टिव किसका अगला 3d, तो 3d में हम लोग फिर से लिखेंगे 26 माइनस, तो 3d में अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां, दिस इज टेस्ट इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक टेस्ट हो गया, यानी बचे कितने 5। अब हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन ND-NF वाले केस में हो गया, तो अब नया रूल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, नाउ अगेन व्हाट वी कैन राइट, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी अपने लिए जब यहां पे है। अब नाउ दिस इज मीनिंगलेस, यहीं पे अपने को लाइन खींच देनी, उधर वाले सब मीनिंगलेस हो गए, तो अब वैल्यू कितनी आएगी 0.35 फॉर ND एंड NF इलेक्ट्रॉन। कितने ND इलेक्ट्रॉन है, अब यहां F तो है नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इंटू बोलो 0.35, बाकी सब के लिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक, बाकी सोचना ही नहीं है n माइनस 1, इसमें n माइनस 1 n माइनस 2 नहीं सोचा। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, 6 2 8 8 6 14 2 16 2 18 8 8 16 8, तो 18 इंटू 1, ये सबसे बढ़िया रूल है। यानी ND-NF में जितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने थे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, बाकी सब के लिए 1। इसी तरह आप औरों के लिए निकाल सकते हैं, लाइक 3p इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा
बाकी उधर के सब मीनिंगलेस हो जाएंगे। ये आपके लिए n हो गया, ये n-1 हो गया। इसी तरह आप 1s के लिए निकाल सकते हैं, बट ये बस ध्यान रखना कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1s में आ गया है, सिग्मा फॉर 1s इलेक्ट्रॉन इज 0.3, नॉट 0.35 जो अब तक लेके चल रहे थे फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। So this is Z effect. Next property we have atomic radius. So as usual we know that atomic radius casually means radius of atom, but as per Schrodinger concept we know that radius of atom cannot be determined using quantum mechanical model because electron can have a probability to be present even at infinity. तो देखें इसे, तो उस सब कॉन्सेप्ट को छोड़ें तो बेसिकली तीन तरह के रेडियस हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रेडियस वी कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस, देन वी हैव मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, एंड थर्ड वी हैव वेंडर वॉल रेडियस। तो एटम्स के तीन रेडियस हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड व्हाट, क्रिस्टल। तो कोवेलेंट रेडियस तब एटम की बात करेंगे जब वो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हो, जब एटम कैसा हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड। मेटेलिक रेडियस कब बात करेंगे, फॉर मेटल्स, एंड मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटल्स आर व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये रेडियस कैसे निकाले जाते हैं, मेटेलिक रेडियस, ये टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, जहां आप लोग क्या पढ़ जाते हैं कि अगर सिंपल क्यूबिक हुआ तो क्या लिख देते हैं हम लोग, एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। बॉडी सेंटर्ड हो गया तो क्या बोल देते थे हम लोग, अंडर रूट व्हाट बोलो, 3a इज इक्वल टू 4r। दिस इज फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब, दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया तो क्या लिखते हैं, a root 2 is equal to what, 4r, where a is the edge length of the unit cell। तो इस तरह के रेडियस जो क्रिस्टल कांस्टेंट्स को यूज करके निकाले जाएं, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस, क्योंकि मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस रेडियस को बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की बात करें, जब कोवेलेंट बॉन्ड हो, लेट ए और ए के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो व्हाट वी कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। अगर डबल बॉन्ड होगी, ए डबल बॉन्ड ए, तो वी कॉल्ड एज आर डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, एंड सो ऑन। ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट, ट्रिपल बॉन्ड आगे तो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। यहां से जो रेडियस निकाला जाए इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोवेलेंट रेडियस, जब एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हो सेम एटम के साथ। यहां पे हम लोग कैसे निकाल लेते हैं कि अगेन यहां पे एक एक्सरे, जैसे आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग एक्सरे टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमें क्रिस्टल पैरामीटर्स मिल जाते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। वैसी टेक्निक्स यहां भी यूज होती हैं जिससे हमें, मान लो ए और ए है, इसकी बॉन्ड लेंथ मिल जाती है, लेट्स से डी, वी कॉल्ड एज DAA, और दिस इज बॉन्ड लेंथ। व्हाट वी कैन राइट बॉन्ड लेंथ, RAA इज इक्वल टू RA जो रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ एटम A इज इक्वल टू DAA/2। तो DAA/what, इस तरह का रेडियस कहलाता है सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड से निकाल, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ऐसे इसको बोल देते हैं। और एक इक्वेशन यहां पे लिख जाती है, कभी कभी ये जरा यूजफुल इक्वेशन है। लेट्स से A और B के बीच में बॉन्ड है, दो अलग अलग एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को बोल देते हैं DAB। DAB इज व्हाट, DAB का मतलब है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बिटवीन A एंड B। तो एक इक्वेशन लिख देते हैं कभी कभी हम लोग इस तरह से। तो व्हाट इज DAB, DAB इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 डेल्टा, वेयर डेल्टा इज difference in electronegativity, that is XA minus XB on Pauling scale. This is difference in electronegativity, और इसको बोलते हैं स्टीवेंसन इक्वेशन।
we call this equation as Stevenson equation. Or what is Ra? Ra is a single bond covalent radius of A. Rb is a single bond covalent radius of B. या ऐसे लिख सकते हैं, what is Ra is equal to, Ra in this equation is equal to what बोलो, D बोलो AA by 2. Rb is equal to what, DB and B by 2. ये आ गया अपने लिए फाइनली. तो DAB मतलब डिस्टेंस बिटवीन A and B, where Ra and Rb are single bond covalent radius. तो कभी एग्जाम में आए तो देख लेना इसको, ठीक है. और अगर इनके ऑर्डर लिखे जाएं, इसी तरह हमारे पास थर्ड रेडियस है वेंडर वॉल रेडियस. वेंडर वॉल रेडियस की बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर इनर्ट गैसेस जो किसी तरह की कोई बॉन्ड नहीं बनाते. इट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर व्हाट, इनर्ट गैसेस. तो देखो इसमें कि अगर हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, इनर्ट गैसेस हैं जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो पहले तो हम इनर्ट गैस को क्या करें, सॉलिडिफाई करें. दिस इज सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी इनर्ट गैस को पहले सॉलिडिफाई करें. सॉलिडिफाई क्यों करें, ताकि उनके एटम्स रेस्ट में तो आए. जब रेस्ट में आ जाएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज वेंडर वॉल डिस्टेंस. वेंडर वॉल डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन टू सेंटर ऑफ अदर. और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, सो वेंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू वेंडर वॉल डिस्टेंस बाय 2. तो ये इनर्ट गैसेस के लिए जनरली डिफाइंड है. और फाइनली हम लोग एक ऑर्डर लिख सकते हैं. सबसे कम अपने लिए क्या हो जाएगा, आर कोवेलेंट रेडियस सबसे कम, थोड़ा ज़्यादा होता है आर मेटेलिक रेडियस, और उससे ज़्यादा होता है आर वेंडर वॉल. इस तरीके से. तो अलग अलग एटम है, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस, मेटल है तो मेटेलिक रेडियस, कैजुअली वी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. Now atomic radius, जैसा कि आप लोग, is proportional to, atomic radius is proportional to n square by z effective. ये एक प्रोपोर्शनलिटी है और ये डिराइव्ड है फ्रॉम बोर मॉडल ऑफ एटम. जैसे आप लोग बोर मॉडल ऑफ एटम याद है आप लोगों को, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते थे, 0.529 n स्क्वायर बाई z. वहां तो z होता था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो जाएगा, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस है, n स्क्वायर बाई z इफेक्टिव. क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अब तो विच इज मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यानी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए आपको इन दोनों का रेशियो का वेरिएशन निकालना पड़ेगा. लेकिन अब हर जगह हम ये रेशियो तो नहीं लिखते फिर सकते, या z इफेक्टिव नहीं निकाल सकते, इसलिए कुछ शॉर्ट तरीके दिए गए हैं कि कैसे अपन इसको वर्कआउट करते हैं. ठीक है, तो देखो z इफेक्टिव और n का दोनों का मिला के ये नेट रिजल्ट है. तो देखें इसे, एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है. तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये अपना पीरियोडिक टेबल है. तो देखें इसे, अगर यहां पे बात करें डाउन द ग्रुप, एस अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करें, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं आर इंक्रीजेस, यहां इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि z इफेक्टिव डिक्रीज करता है इसका. डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव डिक्रीजेस, तो z का भी ऑर्डर ध्यान रखिएगा और r का.
यहां से यहां आने में आर क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव एन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, और जेड घट रहा है, इसलिए ये घटा ये बढ़ा, मतलब रेडियस इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही आप जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर से इधर बढ़ेंगे, तो यहां पे इधर जाएंगे तो आर डिक्रीजेस, इस डायरेक्शन में देयर इज अ डिक्रीज इन रेडियस, क्योंकि एन फिक्स हो गया। एक पीरियड के अंदर एन की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम होती है। जैसे बोरॉन एंड व्हाट, कार्बन, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड शेल में। तो एन फिक्स हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं सिस्टम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर व्हाट, इंक्रीजिंग। और हमें मालूम है जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, सिग्मा बढ़े, जेड माइनस सिग्मा, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो इधर जाने पे जेड इफेक्टिव भी क्या है, इंक्रीज, एंड रिमेन्स फिक्स, इसलिए रेडियस डिक्रीजेस, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, तो यहां पे क्या करता है, इंक्रीज। बट इनर्ट गैसेस में हम लोग क्या डिफाइन करते थे, वैंडरवाल रेडियस, इसलिए इनर्ट गैसेस का रेडियस क्या, यानी इसको इस ऑर्डर में नहीं रखना, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको नहीं इंक्लूड करना, इसलिए कभी कभी पहले इनर्ट गैसेस को इधर लिख देते थे और इसको जीरो ग्रुप बोल देते थे। दिस इज द बेसिक रीजन समटाइम्स इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप ये, तो जीरो तो उससे पहले आया, इसलिए ताकि रेडियस का ट्रेंड स्मूथ कर सके। यहां तो क्या है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये तो मैक्सिमम हो गया। आई बात समझ में? तो इसको हटा देना, अगर कहीं आए तो पहले इसको अलग कर लेना, बाद में ये सब ट्रेंड लिखना। इसी तरह पी ब्लॉक में भी आप जाएंगे तो जैसे ग्रुप में आएगा तो आर क्या करेगा, बोलो, इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगेन जेड इफेक्टिव। अगर डी ब्लॉक में आ जाए तो डी ब्लॉक में देखिएगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और इधर इधर तो इधर भी जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जनरल इंक्रीजेस विद सम एक्सेप्शंस इंक्रीजेस। ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर है। इन दोनों केसेस में यहां पे जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है, यहां भी डिक्रीज, सेम जैसे कि यहां पे हमने लिखा है, दोनों सिचुएशन यहां पे सेम है, एस और पी ब्लॉक की, लेकिन डी में अलग हो गया। देखो, तो ये बहुत ध्यान रखना है, डी में दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज। लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो देखो, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, तीन ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो जैसे जैसे इसमें नीचे और यहां पे लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड्स यहां दिख रहे हैं, यहां पे अपने क्या दिख जाते हैं, बोलो, लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इस तरीके से। तो लेंथिनाइड एक्टिनाइड में 4f शेल की वीक शील्डिंग आ जाएगी, क्योंकि ये इस ग्रुप में अपन आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले में, तो इनकी वीक शील्डिंग आएगी 4f की, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके कारण इसका रेडियस और f की शील्डिंग क्या होती है, वीक होती है। सबसे ज्यादा सिग्मा सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, बोलो, 3s के लिए, फिर सिग्मा p के लिए, फिर सिग्मा d के लिए, फिर सिग्मा f के लिए। दिस इज ऑर्डर। तो f का सिग्मा वैल्यू बहुत कम हो जाता है इंडिविजुअली। तो यहां पे लेंथिनाइड, यानी इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करने के लिए आपको पहले तो 14 एलिमेंट्स लेंथिनाइड के क्रॉस करेंगे, एफ सबसेल की शील्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाती है। इसीलिए देखो यहां पे एक अजीब सा ट्रेंड है, यहां पे डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या होना चाहिए था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, रेडियस ऑफ सेकंड, रेडियस ऑफ थर्ड। ऑर्डर ये होना चाहिए, दिस इज वी कॉल्ड एज थ्योरेटिकल ऑर्डर। थ्योरेटिकल ऑर्डर, लेकिन है एक्चुअली ये R सबसे कम, फिर R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R3। हालांकि R3 ज्यादा है बट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कोई भी ट्रांजिशन सीरीज आप ले लोगे तो इन सब के रेडियस, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं, लाइक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। What we can write for nickel, palladium, platinum? What is order of radius?
radius of nickel, radius of palladium is approximately equal to radius of palladium. इस तरह सबके लिए ट्रू है, not for only this. We can write radius of titanium, radius of zirconium is approximately equal to radius of hafnium. Radius of chromium, radius of molybdenum, radius of tungsten, सबके लिए ट्रू है. तो ये ध्यान रखना है. दिस इज नाउ वी हैव इन लास्ट वी हैव, अगर एफ ब्लॉक में देखें, एफ ब्लॉक, तो यहां पर भी Z इफेक्टिव इंक्रीज, इसलिए R डिक्रीज, रेडियस डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, और इसी को हम लोग बोल देते हैं लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. We call this as lengthenite contraction. There is a decrease in radius, और इसी डायरेक्शन में Z इफेक्टिव भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो Z इफेक्टिव यहां पे क्या कर रहा है, डिक्रीज, इधर भी Z इफेक्टिव डिक्रीज, बट इधर इंक्रीज, और Z इफेक्टिव इधर भी इंक्रीज कर रहा है लेंथिनाइट्स, क्योंकि ग्रुप पीरियड उनका चेंज ही नहीं हो रहा है. तो Z इफेक्टिव का भी ऑर्डर है और R का भी ऑर्डर है, और इसी डिक्रीज इंक्रीज को बोलते हैं लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस. थोड़ा सा और ग्राफिकली हम आपको एक्सप्लेन कर दें. नो एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा ग्राफिकली देख लें. अगर डी ब्लॉक में बात करते हैं तो देखिएगा, एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर. तो डी ब्लॉक में देखिएगा, रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करता है, देन कांस्टेंट एंड फन इंक्रीजेस. इस तरह का ट्रेंड आता है. डिक्रीजेस, इट इज नियरली कांस्टेंट फॉर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. और इस तरह का ग्राफ है, ये हायर लेवल पे है, इस तरीके से डिक्रीज करेगा. But this is for first transition series. For second transition series, the radius थोड़ा बढ़ा, कुछ ऐसा ही ट्रेंड. This is for second transition series. This is for first transition series, and for third transition series, the radius बढ़ता तो है जरा सा, लेकिन remains practically constant. This is for third transition series. तो आप देख सकते हैं कि ये रेडियस क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. दिस इज फॉर डी ब्लॉक. लेकिन अगर एफ ब्लॉक के लिए बात करें तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर की बात करें तो ग्राफ इज लाइक दिस. लेंथिनाइट एंड ल्यूटीशियम तक के ग्राफ है. यानी ये दो बीच में एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है. दिस इज लेंथिनाइट कंट्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ UN YV. ठीक है. तो यानी ऑर्डर अगर लिखना है कभी, तो एटॉमिक नंबर घटाना तो है, लेकिन सबसे ज्यादा EU का है, रेडियस, फिर YB का है, और फिर एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है. दैट इज लेंथिनाइट. यानी इनके बाद लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. इनके बाद शुरू होगा लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो ये आप ध्यान रखिएगा. लेकिन अगर इसका थर्ड ऑक्सीडेशन है, लेंथिनाइट्स को आई एम राइटिंग Ln3, 3+ ले लें, आयन बना दें, तो आयनिक रेडियस की अगर बात करें, नाउ आयनिक रेडियस एटॉमिक नंबर में ग्राफ ड्रॉ करें, देन इट इज स्मूथली.
there is a gradual decrease in ionic radius, then there is no such exception. This is exception only with atoms. तो ये रेडियस ट्रेंड्स ध्यान रखिए. Next we have ionization energy or ionization enthalpy. The same thing. अगर डेल्टा एच की कन्वेंशन से लिखते हैं तो दिस एंथैल्पी, एनर्जी की कन्वेंशन लिखते हैं तो दिस समथिंग लाइक दिस. तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे हमें मालूम है कि कोई एटम हम लें, एक गैस फेज में हो, आइसोलेटेड स्टेट में हो, इससे इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी क्यू लगे, द प्रोसेस, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या डेल्टा एच, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं. एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. अगेन आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर हम बोलें तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव स्क्वायर. N स्क्वायर. ये है ऑर्डर, यानी यहां Z इफेक्टिव के डायरेक्टली हो, N इधर, यानी जैसे जैसे N बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी डाउन द ग्रुप घटेगी, और Z इफेक्टिव बढ़ गया तो भी बढ़ेगी. तो दोनों का कंबाइंड इंटरप्ले है. और ये इक्वेशन आप लोग फिर वहीं बोर मॉडल ऑफ एटम से निकाल सकते हैं. वहां कौन सी इक्वेशन? 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, पढ़ते हैं ना, -13.6. तो वही सी इक्वेशन आ गया आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो दोनों का कंबाइंड इंटरप्ले है, इसलिए एक क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है. यानी निकालना है तो फिर ऐसे निकालें आप. और अगर स्टेप्स में करते जाते हैं, यानी इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वी कॉल्ड इट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. उस केस में क्या लिख देते हैं? डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड स्टेप. इस तरह से वी गॉट, दीज आर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेफर्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. और आपको मालूम है कि हर आगे बढ़ने वाली आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे A प्लस आ गया, A प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो व्हाट वी गेट? A2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. इसी को हम लोग लिखते हैं I2 लिख देते हैं, इसको कैजुअली I1 लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिख देते हैं. अगर कई स्टेप में करना है तो 1 2 3, एक ही स्टेप है तो बात ही खत्म. तो हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी स्टेप, एनी स्टेप इज व्हाट? मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ n-1. nth आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज lesser than its predecessor. Nth is greater than its predecessor. यानी I2 will be greater than I1. I4 will be greater than I3. तो ये ध्यान रखिएगा. और डेल्टा एच लिखते हैं. अब इनका ट्रेंड देखें, पीरियोडिक ट्रेंड. Now again we have a periodic table, something like this. देखें इसमें डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. इधर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ये जनरल ट्रेंड है. यही एस ब्लॉक में भी, इधर भी जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज. इधर जाएंगे तो डिक्रीज. मैक्सिमम फॉर इनर्ट गैस, मैक्सिमम फॉर इनर्ट गैसेस. तो ये जनरल ट्रेंड है. अब यहां पे अगर आ जाए तो हमें मालूम था इधर भी Z इफेक्टिव इंक्रीज, इधर भी Z इफेक्टिव इंक्रीज. तो इस केस में इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और इधर जाते हैं तो भी इंक्रीज करती है. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या हो जाती है? इंक्रीज करती है. ये ट्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखना. इधर तो इंक्रीज होना ही होना, इधर का ध्यान रखना. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देते हैं हम आपको कि जैसे है एक ग्रुप हमने बनाया डाउन द ग्रुप, लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड.
तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की अगर हम जनरली बात करें तो ये डाउन द ग्रुप है, साइज बढ़ना चाहिए। व्हाट शुड बी द ऑर्डर? आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर सबसे ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी सिल्वर और आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड। ये ऑर्डर होना चाहिए था। ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की होनी चाहिए, फिर सिल्वर की, फिर गोल्ड की। लेकिन एक समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाती है कि गोल्ड से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये लेंथिनाइड्स के आगे आएगा, क्योंकि गोल्ड तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, और 14 एलिमेंट ये लेंथिनाइड्स, यानी गोल्ड का कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो एफ शेल इन्वॉल्व होगा। अगर गोल्ड का कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो एफ शेल इन्वॉल्व होगा, इसलिए। और एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? वीक है, इसलिए ये ऑर्डर ना होके, कम ना होके ज़्यादा हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड की सबसे ज़्यादा हो जाती है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी? कॉपर की, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सिल्वर की। ये ट्रेंड आ जाता है, इंक्रीज कर जाती ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ एफ। आप कन्फिगुरेशन लिख के देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो ये सब आ जाएंगे। जैसे गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? इट इज 79। तो 79 का, और मरकरी का कितना होता है? 80। तो जब आप इसको लिखने बैठोगे ये सब आ जाएगा। एटॉमिक नंबर मरकरी का क्या हो जाता है? 80। तो कैसे लिखोगे मरकरी को? ये 3D 4D, ये 5D। तो यहाँ क्या आएगा? 5D10 बोलो 6s2। लेकिन 5D10 भरने से पहले 4f14 भी तो भर चुके होंगे, और यही गोल्ड में होगा। यही तो क्या होगा? गोल्ड में भी आएगा, लेकिन सिल्वर में नहीं आएगा। अगर सिल्वर का कन्फिगुरेशन लिखोगे तो क्या आएगा यहां पे? 4D10 बोलो 5s2। अब यहां पे 4f नहीं आना है, यहां पे 4f नहीं आना है। ये तो हो गया किसका? दिस इज फॉर, लेट्स से आई एम राइटिंग, अगर गोल्ड की ही बात करें तो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज फॉर, लेट्स से गोल्ड, एटॉमिक नंबर चेंज कर दे, दिस इज फॉर सिल्वर। और कॉपर की बात करें तो 3D10 बोलो 4s1 हो जाएगा। कॉपर के आगे हमारे पास कौन आएगा? आर्गन। यहां पे कौन आएगा? क्रिप्टन। यहां पे कौन आएगा गोल्ड के साथ? जेनॉन। तो ये 4f इज मेकिंग डिफरेंस। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात आप और अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सारे ट्रेंड यहां एप्लीकेबल नहीं होते। लाइक ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यहां एप्लीकेबल नहीं है, लेंथनम में ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं, यहां ट्रेंड नॉर्मल है। स्कैंडियम, इट्रिवियम एंड लेंथनम इसके लिए नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली क्या करेगी? यहां पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहां पे कोई लेंथिनाइट कंट्रक्शन, लेंथिनाइट कंट्रक्शन तो आगे लगा है। ये स्पेशल है आयनाइजेशन एनर्जी का, बहुत ध्यान रखिएगा। यहां पे मत लगा दिएगा ट्रेंड। और यही बात हम एटॉमिक रेडियस के भी लिए बोल रहे हैं। एटॉमिक रेडियस इसके आगे वाले ग्रुप में कंपेरेबल है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। और एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना, स्कैंडियम, ट्रिवियम एंड लेंथनम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, वहां अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना। स्कैंडियम ग्रुप के लिए सब ट्रू नहीं है, यहां नॉर्मल ट्रेंड है। अरे अगले वाले में ट्रू है ना, क्योंकि यहां से एफ यूज होगा, इधर थोड़ी ना यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सेप्शन यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, लाइक इंडियम एंड थैलियम में, टिन और लेड में, और सिलिकॉन जर्मेनियम में, और एल्यूमिनियम गैलियम। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन क्या मतलब? ये चेंज हो जाएंगे ऑर्डर्स।
अगेन ड्यू टू एफ, अगेन ड्यू टू एफ। होना चाहिए था टॉप से बॉटम, क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज करते करते यहां पे क्या कर देना इसका, यानी इंडियम और थैलियम में कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम, आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम, तो थैलियम की क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। दिस इज थ्योरेटिकल ऑर्डर। लेकिन ये एफ के चक्कर में आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम की कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम की ज्यादा हो जाए, क्योंकि एफ वीक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, दीज आर एक्सेप्शंस। दिस इज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट इज द एनर्जी जनरली रिलीज्ड व्हेन एन isolated atom receives electron. The process is generally exothermic. So delta H इसका नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्वांटिटी में Q। अंडरस्टूड है? द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइक A माइनस गेनिंग इलेक्ट्रॉन गिविंग A2 माइनस। उस केस में इसको क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 लिख देंगे। और अगर कई सारे स्टेप ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो प्रोसेस अब एंडोथर्मिक हो जाएगा, प्लस Q डैश, द प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। The process becomes what? Endothermic. तो ये ध्यान रखना अपने को, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो सकता है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करना इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखें इसे। इसका पीरियोडिक ट्रेंड तो अगेन इधर जाएंगे डिक्रीज, इधर जाएंगे इंक्रीज, अगेन जनरली इंक्रीजेस एंड जनरली इंक्रीजेस। वी हैव दिस, ये जनरल ऑर्डर। और ये थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, यहां पे ऑर्डर रिवर्स है। एक्सेप्शन में अगर बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन इधर भी डिक्रीज, इधर इंक्रीज। So fluorine and chlorine में chlorine has down the group decrease, बट यहां रिवर्स कर लीजिएगा। इसी तरह अगले ग्रुप में आ जाए तो ऑक्सीजन एंड सल्फर यहां पे रिवर्स कर लीजिएगा, यानी सल्फर की ज्यादा हो जाएगी। यहां पे आए नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यहां रिवर्स कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह बेरिलियम, बेरिलियम इज व्हाट? 2s2, इसमें आप इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते इसमें, तो इसलिए ट्रेंड ध्यान रखिएगा इनका। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नहीं पसंद करते, इसलिए जब भी ग्रुप ए लिखिएगा तो पहले बेरिलियम और नाइट्रोजन को अलग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा। ये जीरो वैल्यूज कहलाती हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड, ये इक्वल जीरोज वैल्यूज हैं, नियरली जीरो। फिर नॉर्मल ट्रेंड ऑफ डिक्रीज, नॉर्मल ट्रेंड ऑफ इंक्रीज, सॉरी, along period. We have this.
and last is electronegativity. Electronegativity, En. So electronegativity is the property of an atom to attract bonded electron. Electronegativity is the property of an atom to attract bonded. Bonding में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट उसको अट्रैक्ट करना. थ्योरेटिकली होना कहाँ चाहिए था? बिल्कुल इन बिटवीन. लेकिन एक एटम इसको अट्रैक्ट कर ले, लेट्स से ए अट्रैक्ट कर ले, तो इसके ऊपर चार्ज डेल्टा माइनस, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड दिस प्रॉपर्टी हैज नथिंग टू डू विद electronic configuration like half filled और फुल फिल्ड. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है कि हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, फिर इसको मेजर करने के लिए स्केल्स हैं. वी हैव स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे पहला स्केल आता है लाइक मुलिकन स्केल, जो इंपॉर्टेंट है. मुलिकन स्केल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम एक्स से दिखाते हैं. कोई एटम एक्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसकी? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2. लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब इसमें किसमें दे रखे हों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें मालूम पहले से एक्सोथर्मिक है. मॉड वैल्यू निकालनी, या अगर वैसे ही यूज करना है तो डेल्टा एच के टर्म्स में बोलेंगे. तो डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, ये पॉजिटिव है ही है, ये मॉड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यू निकली अगर एक्सोथर्मिक है तो भी. तो ये मुलिकन स्केल है कहलाता है. सेकंड मोर इंपॉर्टेंट है पाउलिंग स्केल. पाउलिंग्स स्केल. पाउलिंग स्केल क्या कहता है कि अगर ए बी टाइप के दो एटम हैं, पाउलिंग स्केल क्या कहता है कि अगर कोई एटम है, लेट्स एक रिएक्शन की बात करें, A2 प्लस B2 गैस फेज गिविंग 2AB, अगर कोई एक रिएक्शन है तो अगर इसको माइंड में रख के चलें तो वी कैन डिफाइन difference in electronegativity of A and B, that is positive difference, is equal to, that is positive difference is equal to, देखिएगा इस तरीके का एक अंडर रूट साइन यूज करेंगे. बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, that is sigma for bond energy, bond dissociation energy, minus under root of bond energy of A bond into bond energy of B and B bond. इस तरह का फॉर्मूला है. लेकिन शर्त है कि ये बॉन्ड एनर्जी शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला ट्रू है. लेकिन बॉन्ड एनर्जी जनरली जो है इस यूनिट में रहती नहीं, जनरली किलो कैलोरीज में रहती हैं. तब एक मॉडिफिकेशन आ जाता है 0.205, अगेन बॉन्ड एनर्जी ए बी बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एनर्जी बी एंड बी बॉन्ड. ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में हो. और 1017 वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे. बॉन्ड एनर्जी ए बी बॉन्ड जो दी जाएगी सब ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एनर्जी बी बी बॉन्ड. ये कब यूज करना है? जब बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में हो. ये सब कन्वर्जन फैक्टर्स हैं. तो इस तरीके से अगर निकालना है, दो इंपॉर्टेंट स्केल हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की,
और इसका पीरियोडिक ट्रेंड देख लें। फिर से पीरियोडिक टेबल देखा, अगेन वी हैव अ डिक्रीज, इंक्रीज, increase and decrease. Here generally increases, generally. So this is all about the periodic properties. Thank you, students.